और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं उससे पहले जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम तीसरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए आज जाएंगे और मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और दिल्ली से आज वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड में बिजली बिलों में 50% की सब्सिडी का आदेश लागू हो गया है। अब उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 1 सितंबर से प्रदेश भर से सब्सिडी लागू होगी। इस योजना में ऊर्जा विभाग के किसी भी नियमों के कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। इसकी घोषणा 16 सितंबर को सीएम धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर की थी। अब आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफिस नहीं भटकना पड़ेगा। अब 60 साल की उम्र होते ही खुद ही वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी तक लाभार्थी को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता रहा है, जिसमें आय प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर ग्राम सभा की खुली बैठक से प्रस्ताव पास करवाना शामिल है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होता है, जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारियों से वेरीफाई कराना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब अधिकारी खुद इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दरअसल शासन ने प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग, नगर आयुक्त, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत को पत्र भेजकर ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों की 15 अक्टूबर तक सूची मांगी है, जो 59 साल 6 महीने की आयु पूर्ण कर चुके हों, जिससे 60 साल का होने से पहले ही पात्रता की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए। तो अब सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम सभी लोगों को जो 60 वर्ष का हो जाए उसको हम तुरंत पेंशन दें। यानी कि 60 साल होने की स्थिति में है, उससे पहले उसकी पूरी जानकारी, उसके डाटा, उसके डिटेल्स ले ली जाए। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो हमारा वर्षगांठ का है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सारी जानकारी ले रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, तो उसमें कुछ इस प्रकार की भी घोषणा हो। हालांकि इस पर अभी होमवर्क चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे पेंशन के लिए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ये अगर इस तरह की कोई बात आई है और इस तरह का कोई शासनादेश हुआ है और मुख्यमंत्री जी के अगर मंशा इस तरह से है, तो ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है और ये इससे जो है एक गरीब तबके को बहुत सारा लाभ होने वाला है। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा इस विषय पे, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना चल रहा है और एक पोर्टल के माध्यम से अगर लोगों को ठीक समय पे सही सब सुविधाएं मिल जाती है एक स्थान पे, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। प्रदेश में वर्तमान में 5.5 लाख से ज्यादा लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। सरकार का मकसद है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लोगों को भटकना न पड़े। सीएम धामी के निर्देश पर एडवांस में ये डेटा मांगा गया है। ठीक 60 साल पूरे होते ही ऑटोमेटिक मोड में अब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत मामले में आज पुलिस को कब्र खोदने की परमिशन मिल सकती है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से परमिशन मांगी है और अनुमति मिलने के बाद में कब्र से शव को बाहर निकाला जाएगा और फिर पोस्टमार्टम होगा। महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। बताया ये भी जा रहा है कि ससुराल पक्ष ने बिना परिजनों को सूचना दिए ही महिला के शव को दफना दिया था और ये पूरा मामला बसंत बिहार का है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, बताइए और क्या जानकारी है पूरे मामले में?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मामला थाना बसंतियार क्षेत्र का इलाके का है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसके परिजनों को बिना बताए हुए जो ससुराल पक्ष है उन्होंने महिला का जो शव है उसे दफना दिया, जिस पर महिला के जो परिजन है उन्होंने हत्या की आशंका जताई और पुलिस को एक तहरीर भी दी, जिस तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले तो शव को कब्र से निकालने की परमिशन आज ली है और उसमें आज माना जा रहा है कि ये परमिशन पुलिस को मिलेगी और परमिशन मिलते ही पुलिस महिला के जो कब्र खोदेगी और वहां से शव को निकालेगी और जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जाएगा, क्योंकि मामले जो बताया भी जा रहा है कि महिला की जो मृत्यु हुई थी वो 18 सितंबर को इसी हुई थी और अब पुलिस उस महिला की कब्र को खोदकर एक बार फिर उसकी पूरी जांच करेगी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। जहां ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं होने से लोग नाराज हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को लोग प्रदर्शन करेंगे और बाजार बंद रखने के साथ ही सड़क पर चक्का जाम भी करेंगे। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद भी लगातार कई इलाकों में भूधसाव हो रहा है। आपको बता दें कि 2023 में भूधसाव से 9 वार्ड के 800 से ज्यादा घर प्रभावित हुए थे और सरकार ने ट्रीटमेंट की बात कही थी, लेकिन 21 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रीटमेंट का कार्य नहीं शुरू हो पाया, जिससे लोगों में नाराजगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, क्या ये लापरवाही है अधिकारियों की या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है, क्योंकि 21 महीने बीत चुके हैं उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक लगातार इस पूरे मामले में लापरवाही देखी जा रही है। चाहे शासन प्रशासन की बात कर लें, सुरक्षात्मक कार्यों की मांग जो की गई थी ज्योतिर्मठ नगरवासियों के द्वारा, वो कहीं भी धरातल पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है और लगभग 21 महीने हो चुके हैं और लगातार लोगों का कहना है कि सरकार से लगातार वार्ता वो करते रहे कि ज्योतिर्मठ का ट्रीटमेंट काम शुरू कर दिया जाए ताकि भविष्य में भूधसाव की स्थिति से बचा जा सके। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि डीपीआर तैयार की जा रही है, विभाग लगातार सर्वे कर रहे हैं, ज्योतिर्मठ का अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा, सुरक्षात्मक कार्य अच्छे तरीके से होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कब शुरू होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और जिसको लेकर ज्योतिर्मठ नगरवासियों ने 27 सितंबर को चक्का जाम और बाजार बंद करने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जो 27 तारीख को चक्का जाम और बाजार बंद का ऐलान है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, ताकि जो सरकार के द्वारा भी या शासन प्रशासन या विभागों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है उस पर तेजी आए और जल्द से जल्द ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जो सुरक्षात्मक कार्य होने, जो सीवर, ड्रेनेज और जो नालों का निर्माण होना है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। घोषणा की गई थी कि यहाँ पे उन पैसों का खर्च किया जाएगा, अच्छा सुरक्षात्मक कार्य यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी उस पर भी कुछ ज़्यादा प्रक्रियाएं शुरू नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 27 सितंबर को अब नगरवासियों ने एक आह्वान पर चक्का जाम और बाजार बंद का ऐलान किया है और जिसका असर भी देखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा चल रही है तो कहीं ना कहीं जो हजारों की संख्या में यात्री यहां पे आएंगे उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि उससे पहले प्रशासनिक अधिकारी आज भी स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके इस मामले में वार्ता करेंगे ताकि चक्का जाम और जो बाजार बंद का ऐलान किया गया है उसको टाला जाए। लेकिन फिलहाल नगरवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब बिना चक्का जाम और बड़े विरोध प्रदर्शन के साथ सड़कों पर उतरेंगे और पूरा बाजार 27 तारीख को बंद रहेगा। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर टेक होम राशन का काम एजेंसी को देने के विरोध में समूह से जुड़ी महिलाएं आज सचिवालय का घेराव करेंगी और सचिवालय घेराव में महिला कांग्रेस भी शामिल होंगी। दोपहर 12 बजे सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है और टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता की महिलाएं करती थी, लेकिन अब NCCF एजेंसी टेक होम राशन का काम करेगी।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनाई गई है, जिसकी दूसरी बैठक मंगलवार को हुई। अब अगली बैठक 4 अक्टूबर को होगी और समिति के अध्यक्ष और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। वहीं मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस के दोनों विधायक मौजूद रहे। ममता राकेश और हरीश धामी पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ममता राकेश ने कहा कि बैठक की सूचना काफी देरी से मिली है और बीजेपी बिना मतलब की बातों को मुद्दा बनाती है। एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहां प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखेंगे अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी, उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष मुद्दा बनाने की आदत है। प्रवर समिति में सदस्य बना गया। तो बैठक की सूचना बहुत लेट मिली थी, हमें एक दिन पहले 3 बजे शाम को सूचना मिली। अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं बाहर थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। आज मीटिंग है, आज मीटिंग में आए और अपने विचार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से देहरादून पुलिस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल साल 2002 में देहरादून कोर्ट ने एसएसपी के बंगले मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून एसएसपी को बंगला खाली करने के आदेश जारी किए थे, जिस पर पुलिस ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आदेशों के खिलाफ चुनौती दी थी और बाद में साल 2014 से बंगले का किराया भी 86,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए देने की बात कही थी और आगे की कार्रवाई के लिए पूरा मामला एक बार फिर से देहरादून जिला कोर्ट को सौंप दिया गया। वही मामले में एसएसपी देहरादून का कहना है कि अब देहरादून कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य रखेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जो एक्स पार्टी जजमेंट हुआ था और जो उसको जो है वो जजमेंट सही नहीं था और इसके बाद पूरे मामले को रिफर कर दिया है जिला न्यायाधीश के कोर्ट में और इसमें फिर से बताया गया कि सभी दस्तावेजों के साथ जो संबंधित पक्ष है वो अपना पक्ष रखें। चूंकि पूर्व में जो पक्ष रखा गया था उससे वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से नहीं आ पाया था और इस कारण से जो नेगेटिव जजमेंट हो गया था उसकी अपील में लगातार 12 साल से करीब माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग था। अब एक बड़ी रिलीफ मिली है। देश भर में चल रहे नकली घी, तेल और मक्खन मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में भी छापेमारी शुरू हो गई है। मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ खाद्य संरक्षण और साथ ही औषधि नियंत्रक विभाग ने कार्रवाई की है। राजधानी के पचफादून में डेयरी और सुपर स्टोर में छापेमारी की गई, जिसमें घी, तेल और मक्खन के करीब 1 दर्जन सैंपल लिए गए, जिसमें नामी ब्रांड के सैंपल भी शामिल है। सभी सैंपलों को जांच के लिए रुद्रपुर की लैब भेज दिया गया। हरिद्वार के सराय स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक विशालकाय अजगर पेड़ से लिपटा हुआ मिला। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही अजगर को पेड़ से लटकता हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में अजगर का रेस्क्यू किया जा सका। अजगर इतना बड़ा था कि वन विभाग के जवानों को उसे अपने साथ ले जाने में दिक्कतें उठानी पड़ी। बाद में वन कर्मियों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। उत्तरकाशी में भटवाड़ी के स्यूणा गांव के लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से नदी पार करने को मजबूर हैं। वहीं पिछले हफ्ते ट्रॉली से नदी पार करते वक्त 3 लोग घायल भी हो गए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गांव के लोग नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे उनके जो तार हैं वो बहुत ढीले हो रखे और कितने तो वहाँ पे बीच में फंस गई थी। फिर जब मैं अपने सामने में 3 आदमी गंगा जी में मरते मरते वो बेचारे बच गए। एक की बहुत चोट आ रखी, वो क्रिक हो रखा। मैं हॉस्पिटल भी गई थी और मैं तो निवेदन करना चाहूँगी वहाँ पे PWD के वहाँ पे कोई आदमी रखा जाए और क्योंकि वहाँ पे तो मेरे को भी बहुत खुद रोना आया वहाँ पे।
बारिश खत्म होने की बेला के साथ ही एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ लिया। मंगलवार को केदारनाथ धाम में 11,500 यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर हजारों यात्रियों ने शाम की आरती के दर्शन भी किए। गौरतलब है कि इस साल यात्रा शुरू होने से अभी तक 11,83,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है और ब्रह्मकपाल में पिंडदान स्थल में तर्पण देने और पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां देसी ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण करने पहुंचे हैं। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद कहीं दूसरी जगह पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 7 पक्षों का अपनी एक अलग ही महत्ता है। पितृपक्ष में जो है ब्रह्मा के सिर में जो है पिंडदान देने से 7 पीढ़ी का उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन श्राद्ध पक्षों में जो भी यात्री अपने पितरों को पिंडदान देता है उसके एक अलग महत्व है। इस भूमंडल में भगवान बद्री विशाल के पावन धाम और ब्रह्म कपाल के समान कोई मोक्ष का स्थान नहीं है। यहाँ पर मनुष्य अपने पितरों को भगवान के बाल भोग से पिंड देकर उसकी जो 7 पीढ़ियों के पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और श्राद्ध पक्ष का एक अपना महत्व है। लोग अपनी तिथियों पर इस स्थान पर पिंडदान तर्पण देते हैं। अगर किसी को अपने पूर्वजों की वंशावली नहीं पता या अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि भूल जाता है तो पुरोहितों के पास 200 वर्ष की वंशावली भी मौजूद है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के पुरोहित मौजूद हैं, जो उन्हें पिंडदान और तर्पण कराते हैं। ये मतलब 3-4 पीढ़ियों पे हम लोग खड़े हुए हैं। हर क्षेत्र के यहाँ पे जो भी पुरोहित हैं वो सारे देवप्रयाग समाज के हैं। देवप्रयाग समाज के हैं और हर किसी के पास वंशावली 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी पुरखों के नाम मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है और यहाँ पहुंचकर लोग अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करके उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने बाबा केदार के दर्शन भी किए। उर्वशी रौतेला अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ में बद्री केदार की यात्रा पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोई कठिनाई नहीं है और अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जी, मैं उर्वशी रौतेला अपने पूरे दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिनेत्री पहुंची थी बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए उर्वशी रौतेला, और जहां पहुंचकर उन्होंने परिवार के साथ दर्शन भी किए और साथ ही जो व्यवस्थाएं की गई हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, उसकी भी उन्होंने तारीफ की। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। चमोली के माड़ा में सड़क से नीचे एक पर्यटक गिर गया, जिसे सेना, आईएसबीटी, एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। पर्यटक बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को अवैध चाकू के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी आकाश किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। राज्य सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 कामों की सूची मांगी थी, जिसमें अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के 3 काम शुरू हो गए हैं। बाकी 7 कार्यों का भी जल्द ही राज्य की सरकार पूरा करने का वादा कर रही है। ऋषिकेश के तपोवन इलाके में इन दिनों भालू का आतंक बढ़ गया। एक भालू घर में खाने की तलाश में घुस गया। हरिद्वार की बहादुराबाद थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन सामग्री से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। टिहरी में प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने प्रदेश सरकार पर टिहरी वासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नैनीताल में जू शटल सेवा के लिए 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने पहले चरण में
4 गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी थी। टेहरी में 22वीं जिला शरतकालीन वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। PIC मैदान में आयोजित खेल में सभी 9 विकास खंडों की टीम हिस्सा ले रही है। जोशीमठ में प्रशासन के मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के पदाधिकारी, व्यापार सभा और टैक्सी यूनियन के बीच में बैठक विफल रही। जोशीमठ में सुरक्षा के काम को लेकर 27 सितंबर से चक्का जाम का ऐलान किया गया। पौड़ी के श्रीनगर में अब कैंसर रोग से ग्रस्त मरीजों को जांच कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन करेंगे। बेस अस्पताल में हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को OPD लगेगी।